बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम कह लीजिए, फर्स्ट टर्म कह लीजिए, या फिर मिड टर्म के एग्जाम 2025 और 26 के सेशन के इसी की तैयारी के लिए आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करवा के समझाने वाला हूं। ठीक है, और ये सैंपल पेपर आपके हिंदी के ऑफिशियली मिड टर्म के एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके मिड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी बच्चे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सैंपल पेपर को। तो सबसे पहले हम लोग पेपर का पैटर्न समझेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है ना, तो पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा आएगा पेपर। ठीक है, तो देखो बच्चों, पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और 60 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके जो सामान्य निर्देश है ये पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में देखो पेपर में कुल मिला के आपके 11 प्रश्न आएंगे और 4 खंड होंगे, खंड का, ख, ग, घा। ठीक है, खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे और उप प्रश्नों की संख्या 8 होगी, यानी कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होगा एक अपठित गद्यांश का। ठीक है, ये रहेगा आपका 5 नंबर का, एक अपठित काव्यांश ये रहेगा आपका 5 नंबर का। फिर खंड खा के अंदर देखें हम, खंड खा जो रहेगा इसमें एक ही प्रश्न होगा आपका, लेकिन इसमें आपके उप प्रश्नों की संख्या 10 होगी, यानी कि क्वेश्चन तो एक ही होगा लेकिन इसके 10 सब क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, खंड गा जो रहेगा बच्चों, इसमें आपके 6 प्रश्न होंगे और उप प्रश्नों की संख्या 20 होगी, यानी कि आपकी जो किताब है ना क्षितिज वो वसंत वाली, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके काव्य खंड यानी कि कविताओं से, गद्य यानी कि जो पार्ट है वहां से, और सबसे आखिर में चौथा खंड होगा बच्चों, जिसमें 2 प्रश्न होंगे, एक होगा आपका अनुच्छेद लेखन का, दूसरा होगा पत्र लेखन का। ठीक है, तो समझ गए आप सभी। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैं खंड का और खा ये पूरा समझाऊंगा, खंड गा के भी हम आपको 3 क्वेश्चन समझा देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो। ठीक है, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और आप मुझे इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना। और हाँ बच्चों, जिस भी बच्चे ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो बेल नोटिफिकेशन होता है ये वाला, इसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आएगा और आप उसकी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का हमारा सबसे पहला खंड, खंड नंबर का अपठित बोध का, वो यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन होने वाले हैं 5-5 नंबर के। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, देखो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें गद्यांश दिया गया बच्चों, जिसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पैसेज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगेगी हम उसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो, स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक जन आंदोलन है। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है, एक जन आंदोलन है। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी की जयंती पर हुआ था। ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। गांधी जी का सपना था भारत स्वच्छ हो और स्वस्थ बने। इस अभियान ने लोगों को साफ सफाई के महत्व को समझाया और यह भी संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि स्वच्छता की जिम्मेदारी हर नागरिक का एक कर्तव्य है। खुले में शौच से मुक्ति, घर घर शौचालय निर्माण, कचरे का उचित निस्तारण यानी कि कचरे का सही से निपटान करना इस अभियान के मुख्य उद्देश्य थे। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक नई सोच जगाई। स्वच्छता को लेकर गांव में शौचालय बनवाए गए।
ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां थी उनमें कमी आई, महिलाओं की जो गरिमा थी वो भी सुरक्षित हुई। वहीं शहरों में कूड़ा प्रबंधन अच्छा हुआ, गीले कचरे को सूखे कचरे को अलग किया जाने लगा, है ना। यदि हर नागरिक ईमानदारी से इसमें भाग ले तो स्वच्छ भारत केवल सपना नहीं रहेगा बल्कि एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की सच्चाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैसेज किस पर आधारित है बच्चों? स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। तो आ जाओ क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। यहाँ पे हमारा देखो पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो अभी अभी बच्चों हमने पढ़ा था पैसेज में, कब हुआ था? ये देखो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर। तो कौन सा है? गा वाला ऑप्शन है हमारा, 2 अक्टूबर 2014 को। अब देखो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, स्वच्छ भारत अभियान की विशेषताएं कौन सी हैं? तो बच्चों स्वच्छ भारत के अभियान के तहत घर घर शौचालय का निर्माण किया गया था, सही बात है भैया। गीले सूखे कचरे को अलगाव, यानी कि गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग, ऐसा किया गया था, ठीक है। मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, नहीं ये तो नहीं हुआ था। खुले में शौच से मुक्ति, हाँ ये हुआ था। गांवों में शहरों में स्वच्छता जागरूकता हुई थी, हाँ ये भी हुआ था। तो 1 2 3 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 1 2 4 और 5 ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका एक एक नंबर का। अब ये 1 नंबर का हमारा नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये हमारा 2 नंबर का है। आ जाओ पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान को हर नागरिक का कर्तव्य क्यों माना गया है, ये बताओ। तो देखो बच्चों स्वच्छ भारत अभियान को हर नागरिक का कर्तव्य इसलिए माना गया है क्योंकि स्वच्छता सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि स्वच्छता समाज का, इवन राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि देश का हर एक नागरिक अपनी भूमिका निभाएगा तो देश साफ सुथरा होगा और स्वस्थ बनेगा। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान हर नागरिक का कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न बच्चों ये 2 नंबर का है हमारा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के क्या प्रमुख लाभ हुए? यानी कि बच्चों जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था ना, इससे गांवों में और शहरों में क्या क्या लाभ हुए? तो देखो बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान से शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं कम हुई, महिलाओं की गरिमा भी बनी रही। वहीं शहरी इलाकों में क्या हुआ था बच्चों, कूड़ा प्रबंधन की नई नई व्यवस्था लाई गई, गीले कचरे को अलग किया गया, सूखे कचरे को अलग किया जाने लगा। इन दोनों से ही क्या हुआ बच्चों, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिली। इस तरह इस अभियान ने समाज में नई सोच और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी भावना को जगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला वाला पैसेज पूरा हो गया। देखो बच्चों अभी तो मैंने आपको ना ये पहला पेपर करवाया, ठीक है, अभी आपको हम ऐसे ही 5+ इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे, तो आपकी एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस है, जो प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों अब हम देखेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपकी जो काव्यांश होते हैं, कविता कांश, उससे लिया गया है। ठीक है, अब काव्यांश देखो ये रहा हमारा, कविता है इस तरीके से कि ऐसे पढ़ेंगे, बसंत आया धरती हरी हो गई, फूलों ने रंगों की छटा बिखेरी, हवाओं में मधुर खुशबू घुल गई, नदी अपनी कल कल धारा बहाने लगी, पक्षियों ने मिलकर गीत गाए, पेड़ों पर नई पत्तियां चमक उठे, सूरज की सुनहरी किरणें मुस्काई, ओस की बूंदें मोतियों से टिमटिमाई, बच्चे खिलखिलाकर खेल में मशगूल हुए, प्रकृति की सुंदरता ने मन को भाया, बसंत का यह अनुपम सौंदर्य जीवन में आनंद और ताजगी लाया। तो बच्चों ये कविता किसके आधार पर है? ये जो वसंत मौसम जब आता है तो उसमें क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन होते हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो आओ बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कविता के अनुसार वसंत ऋतु में सबसे प्रमुख बदलाव क्या होता है? तो बच्चों वसंत ऋतु में सबसे प्रमुख बदलाव पता है क्या होता है? फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, फूल खिलने लगते हैं, पत्तियां आने लगती है, नए नए जो पौधे होते हैं उन पे अच्छी अच्छी पत्तियां, ठीक है, कोमल कलियां खिलने लगती है, खुशबू फैलने लगती है। ठीक है, फूलों का खिलना, खुशबू फैलना, ये वसंत ऋतु का प्रमुख बदलाव है। दूसरा प्रश्न बच्चों, कविता में प्रकृति के बारे में जो सौंदर्य बताया गया है उसके बारे में गलत कथन का चयन करो। तो बच्चों कविता में अभी अभी हमने देखा, कविता में जंगलों की हरियाली, समुद्र की लहर के बारे में बताया गया है,
पर्वतों और घाटियों की छटा के बारे में बताया गया है। कविता में सूरज की किरणें और उसकी बूंदों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या उद्योग के बारे में कविता में कहीं भी बात की गई है? नहीं की गई है। तो का वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका, गलत वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कविता में सूरज की किरणों और ओस का क्या महत्व बताया गया बच्चों? तो देखो, सूरज की किरणों और ओस जो होती हैं ये धरती को जागृत करती हैं। कैसे? फूल हो गए या पेड़ हो गए, इनमें ताजगी भर देती हैं, ऊर्जा भर देती हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, आपने अगर साइंस में पढ़ा हो, तो प्रकाश संश्लेषण की जो विधि होती है इसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे कि सूरज की रोशनी जो होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। तो वही चीज कुछ यहाँ पे भी बताई गई है। यह मानव को आनंद और सकारात्मकता का अनुभव करवाती है। दूसरा क्वेश्चन, कविता में मौसम, नदियां, प्राकृतिक दृश्य मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं? तो बच्चों, जब भी वसंत आता है या मानसून आता है तो इन ऋतुओं में हमारा जीवन आनंद से, ताजगी से और उत्साह से भर जाता है। नदियां जो होती हैं अपनी कल कल धारा यानी कि प्यारी प्यारी मधुर गायन धारा से ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। फूल, पत्ते, सूरज की किरणें और ठंडी हवाएं हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर सभी को तरोताजा रखती हैं। प्राकृतिक सुंदरता मानव के मन को शांति देती है, संतुलन बनाए रखती है और हमें सकारात्मक सोच का अनुभव भी करवाती है बच्चों। ठीक है, तो कविता में मौसम, नदियां, प्राकृतिक दृश्य का मानव पर यह प्रभाव पड़ता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन दूसरा भी पूरा हो गया। अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, जो कि है हमारा खंड नंबर का व्यावहारिक व्याकरण। ठीक है, अब इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के हमारे 10 भाग हैं। ठीक है, 10 उप प्रश्न हैं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दिए गए 10 प्रश्नों को उनके दिशा निर्देश अनुसार ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रत्येक का उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों, कि डैश वह शब्द होता है जो किसी नाम यानी कि संज्ञा या उसके स्थान पर आए शब्द यानी कि सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कि सुंदर लड़की, बड़ा घर, यह लड़का, 2 बच्चे। सिंपल सी बात है, हमें वो बताना है जो कि एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाम या स्थान पर आ जाए तो उसकी विशेषता बता देता है, उस शब्द की विशेषता बताता है। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक घोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि यह एक काला घोड़ा है। मैंने यहाँ पे लिखा यह एक काला घोड़ा है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल वाक्य क्या होगा कि यह एक घोड़ा है, लेकिन जब ये काला शब्द जुड़ गया तो ये क्या दर्शाता है? ये घोड़े की विशेषता को दर्शाता है। घोड़ा काला है, नीला है, पीला, हरा है, कैसा है ना। तो ये जो काला शब्द है ये विशेषण है इसका। ओके बच्चों, आ गया समझ में आप सभी को? वेरी गुड। ओके, तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, कि अभी उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, 2 नए शब्द। तो बच्चों पहले ये समझो कि उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, उपसर्ग बच्चों वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा ना एक सिंपल सा शब्द है मान। ठीक है, ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। अब इसके पहले हमने अपना उपसर्ग अभी लगा दिया। ठीक है, अभी प्लस मान, तो ये क्या बन गया? अभिमान। ऐसे ही हमारा शब्द है अभिनय, तो इसमें हमने अपना उपसर्ग और अपना मूल शब्द नए लगा दिया, तो क्या बन गया? अभिनय। ऐसे ही सार, ये मूल शब्द है हमारा, अब उपसर्ग पहले लगते हैं तो पहले हमने अभी लगा दिया, तो क्या बन गया? अभिसार। ऐसे ही हमारा उपसर्ग क्या है? अभी है, और हमने इसमें एक शब्द ऐड कर दिया शेख, तो क्या बन गया बच्चों? ये बन गया अभिषेक। इस तरीके से, है ना। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। इसमें कहा गया है बच्चों कि आहट प्रत्यय से मूल शब्द प्रत्यय के साथ 2 नए शब्द बनाओ। पहले आप ये समझो बच्चों कि प्रत्यय क्या होते हैं। जैसे अभी आपने ना ये उपसर्ग जाने कि ये शब्द के क्या होते हैं? पहले लगते हैं। वैसे ही प्रत्यय शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश हैं। क्या? शब्द के बाद में लगने वाले। ठीक है, जैसे कि हमने एक अपना ना मूल शब्द लिया बच्चों घबराना।
ठीक है, क्या लिया, घबरा, चिकना, चिल्ला, ठिठक या फिर खटक। ठीक है, मान लेते हैं हमारा शब्द है चिकना। ठीक है, तो हमने ये अपना शब्द लिखा चिकना। अब हमारा प्रत्यय क्या है, आहट, तो अब हम इसमें जोड़ेंगे आहट। तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा चिकनाहट। इस तरीके से देखो, चिकनाहट। हाँ, एक सेकेंड, ये पूरा नहीं लिखा। हाँ, ये बनेगा चिकनाहट इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही जैसे घबरा है, घबरा में हम आहट जोड़ेंगे, घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट, ठिठकाहट, खटराहट, ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा ई प्रत हो गया, ठीक है, त्वा प्रत हो गया, ता प्रत हो गया, वाला प्रत हो गया। आपको मैं जो 5 सैंपल पेपर करवाऊंगा ना, इसमें हर एक के आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दूंगा, जितने भी आपके प्रत वगैरह हैं सारे के सारे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी शब्द में संज्ञा की पहचान करो। ठीक है, देखो संज्ञा क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, नाम है दरअसल। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये भी एक नाम है, महात्मा गांधी जी ये भी एक नाम है। अब जब जहां पे नाम है तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी हमारी, है ना। पांचवा क्वेश्चन, द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखो। तो बच्चों द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में इस तरीके का साइन का यूज होता है या फिर और लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि माँ और बाप, माँ बाप, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राजा और रानी, राजा रानी, या फिर रात दिन, ठीक है, या दिन रात, ऐसे करके। ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। चा वाला प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में सही अथवा गलत लिखिए। तो देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अभी आपको मैंने व्यक्तिवाचक बताई दी है कि जिसमें कोई नाम वगैरह हो उसमें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब भाववाचक में क्या होती है, भाव हो जिसमें, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं होता है, ना तो कोई आकार होता है, ना तो कोई वजन होता है, लेकिन उसका अनुभव होता है। ठीक है, तो ये बात सही है भाववाचक संज्ञा के बारे में, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा की ये परिभाषा बिल्कुल सही है। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न, यहाँ पे कहा गया है बगीचे में सुंदर फूल हैं। ये हमारा सेंटेंस है कि बगीचे में सुंदर फूल हैं। तो इस वाक्य में डैश विशेषण है, विशेषण शब्द का नाम लिखिए। ठीक है, अब देखो बगीचे में फूल तो बहुत सारे होंगे, कोई सुंदर है, कोई अच्छा नहीं है, कोई महकने वाला है, कोई कम महकने वाला है। तो जो फूल की विशेषता है वो हमारा विशेषण होगा। तो फूल की विशेषता क्या है, सुंदर होना। ठीक है, तो क्या होगा, सुंदर। और ये फूल के क्या चीज को दर्शाता है, ये फूल के गुण को दर्शा रहा है बच्चों, कि फूल सुंदर है, फूल अच्छा नहीं है ना। तो वाक्य में जो सुंदर है ये विशेषण है और ये एक गुणवाचक विशेषण है। ओके बच्चों, चलो अब देखो अपना अगला वाला प्रश्न। ठीक है, ये हमारा 8वां प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे कहा गया है अंधकार तथा एकता, इन दोनों शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो बच्चों अंधकार का हमारा जो विलोम शब्द है, उल्टा शब्द क्या होगा, प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, एकता का अनेकता, है ना। तो विलोम शब्द एग्जाम में आएंगे आपके। 9वां क्वेश्चन, हवा और जल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है, हवा और जल शब्द के 2 पर्यायवाची। तो हवा का पर्यायवाची तो आप सभी को ज्यादातर पता होगा, पवन, वायु, समीर, वयार, है ना, इस तरीके से। जल की बात करें तो जल को कई नाम से जानते हैं, पारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघपुष्प, बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन आपसे 2 ही पूछे गए हैं, तो चिंता मत करो, जो जो आपको आसान लगता है कम से कम 3 या 4 इतने तो याद कर लो, ताकि एग्जाम में 3-4 नहीं तो कम से कम 2 तो याद रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला 3-4 याद कर लेना कम से कम। ओके, 10वां क्वेश्चन देखो बच्चों, पुस्तकालय, जगन्नाथ, नरेंद्र, इनमें से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो पहले हम पुस्तकालय का संधि विच्छेद करते हैं। पुस्तकालय में 2 शब्द हैं, एक है पुस्तक, एक है आलय, यानी कि पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। अब है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ में जगत और नाथ, यानी कि जगत के नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, इस तरीके से। नरेंद्र में 2 शब्द हैं, नर और इंद्र, नर और इंद्र, यानी कि नरेंद्र। ओके बच्चों, तो आपके ग्रामर, आपके व्याकरण के ये सारे क्वेश्चन हैं। और चिंता मत करो बच्चों,
आपको मैं जो 5 सैंपल पेपर करवाऊंगा ना, इन सभी में आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगा, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे अपने अगले खंड को, खंड नंबर का पाठ्य पुस्तक वाले को। ओके, और इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि पठित काव्यांश, यानी कि जो कविताएं आपने किताब में अपने पढ़ी हैं उन्हीं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही जो विकल्प है उसे चुनकर लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब जैसे हमारी जो पहली वाली कविता है, ठीक है, पहली वाली कविता भगवान के डाकिए, उससे संबंधित है बच्चों। क्या लिखा है पहले से पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए, मतलब भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, भगवान के डाकिए किसे कहा गया है, पक्षी और बादल को। इनकी चिट्ठियां लाई हुई कौन पढ़ते हैं, पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हमारे, आ जाओ इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो एमसीक्यू का हमारा ये है बच्चों कि जो आपकी कविता है भगवान के डाकिए, इस कविता के रचयिता कौन है, किसने लिखी है ये कविता। ठीक है, तो इस कविता के रचयिता है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। जो गा वाला ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये कहता है भगवान के डाकिए के जो संदेश है, यानी कि भगवान के डाकिए किसे कहा गया बच्चों, पक्षी को, एक सेकेंड, हाँ, किसे कहा गया है, पक्षी और बादल। ठीक है, ये जो भगवान के डाकिए हैं इनके संदेश को कौन पढ़ पाता है। तो बच्चों अभी हमने आखिरी लाइन में पढ़ा था कि पेड़ पौधे सरोवर नदियां समुद्र पर्वत, यानी कि संपूर्ण प्रकृति इनके संदेश को पढ़ पाती है। तीसरा, कविता में जो पक्षियों के पंख हैं, ठीक है, पक्षियों के पंख हैं, ये क्या प्रतीकात्मक बताते हैं। तो पक्षियों के जो पंख है ना बच्चों, ये शांति और प्राकृतिक संबंध को दर्शाते हैं। किसको, शांति को और प्राकृतिक संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये शब्दार्थ हैं आपके जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो कविता के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखो बच्चों, पहला शब्द है बांचना। बांचना का क्या मतलब होता है बच्चों, किसी चीज को पढ़ना या स्वर से पढ़ना। आंकना, आंकना मतलब होता है किसी चीज का अनुमान करना। पांख मतलब पंख या फिर पर, और सौरभ मतलब सुगंध या फिर सुबास। तो बच्चों पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जितने भी हमारे कथन हैं वो सब सही हैं। तो मतलब घा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न। इसमें क्या है बच्चों कि पठित कविताओं के आधार पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि काफी छोटे छोटे हैं। इनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इसका क्या आशय है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके आधार पे बताओ। तो एक लाइन है बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं इस कविता में, कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, देखो ये हमारी लाइन है ना, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इसका आशय ये है कि लोग अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। यानी कि लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करते रहते हैं। ये चीज ये दर्शाती है कि जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कभी बंद नहीं होती है। ये है इस लाइन का मतलब। ओके, दूसरा वाला प्रश्न देखो बच्चों, कवि ने पक्षी को और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, क्या रीजन है कि इन्हें भगवान के डाकिए कहा है कवि ने। तो इसका कारण आओ समझो। देखो पहला पॉइंट, पक्षी और बादल किसी भी देश की सीमा को नहीं मानते। कोई जो पक्षी है कोई बादल है, क्या ये किसी देश के होते हैं, किसी देश की सीमा को मानते हैं, नहीं मानते। वे पूरी दुनिया में स्वतंत्र आजादी से घूमते हैं। ठीक है, और ये पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश वाहक बनकर हमें प्रेम और एकता का संदेश प्रदान करते हैं, यानी कि फैलाते हैं। पक्षी जो होते हैं ये फूलों की सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जबकि बादल एक स्थान से जल लेकर
दूसरे स्थान पर बरसते हैं। ये ना तो किसी बंधन को स्वीकार करते हैं, ठीक है, और ना ही तो किसी सीमा में खुद को बांधते हैं। दूसरी ओर मनुष्यों की बात कर लेंगे तो भाई मनुष्य सीमाओं, जातियों, राष्ट्र में भटकर रहता है। वह विश्व बंधुत्व की भावना को समझ ही नहीं पाता है। यही कारण है बच्चों कि कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये की संज्ञा दी है। बच्चों आ गया समझ? वेरी गुड। अब देखो इसी का हमारा तीसरा प्रश्न, दीवानों की हस्ती कविता पढ़कर कवि की कौन कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो जब ये कविता कवि की हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती, तो कवि के बारे में आपको क्या क्या विशेषताएं पता चलती हैं, ठीक है। तो दीवानों की हस्ती कविता पढ़कर कवि की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कैसे? कवि जो है वो दीवाना है, मस्त मौला है, यानी कि अपने मन मर्जी का मालिक है, ठीक है। कवि जीवन में आनंद लेने वाला है, वो दूसरों के सुख दुख में भाग लेने वाला है। कवि में उल्लास है, वो हमेशा खुश रहता है। कवि का व्यक्तिगत जीवन के प्रति मुक्त और स्वच्छंद यानी कि एकदम आजादी वाला दृष्टिकोण है जीवन के प्रति कवि का, वो यहाँ पे हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पांचवा प्रश्न। अब हम इस वीडियो के लिए आखिरी प्रश्न को देखेंगे, फिर बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचेंगे उसे अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। देखो छठा प्रश्न क्या है, जो कविताएं आपने पढ़ी हैं इसी आधार पे आपको 3 बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि की मंजिल निश्चित क्यों नहीं है और उसने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है। तो दीवानों की हस्ती जो कविता है, इसमें कवि जो है ना, ये अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है, ठीक है। उसे जो भी रास्ता आकर्षित करता है वो उसी पे चल पड़ता है। इसीलिए तो कवि की कोई मंजिल निश्चित है ही नहीं, वो अपनी मनमर्जी का मालिक है भाई। उसे जो रास्ता अच्छा लगेगा वो तो वहां जाता है ना, इसीलिए उसकी मंजिल निश्चित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सभी लोग लगातार एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, यानी केवल मांग और अपेक्षाएं। इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यही है बच्चों कि दुनिया में जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में हमेशा कोई ना कोई अपेक्षा जरूर छिपी होती है। हमेशा कुछ ना कुछ हमसे हमारी या उनकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। यही चीज है कि कवि ने दुनिया को भिखमंगा कहा है। ओके बच्चों, अब दूसरा प्रश्न। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने आपको करवा दिया ना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन था कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि कवि जो है वो ये कहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश, प्रेम, एकता और सद्भाव को धरती तक पहुंचाते हैं। जैसा डाकिये संदेश पहुंचाते हैं वैसे ही पक्षी और बादल भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। मनुष्य इसे आसानी से समझ नहीं पाते, पर प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ ये पढ़ लेते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी प्रेम और भाईचारा फैलाना चाहिए, ठीक है। अब सबसे आखिरी प्रश्न, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट करो, ठीक है। ये जो आपकी कविता है इसमें सबसे कठिन समय ये वाला नहीं है, इसके लिए कौन कौन से तर्क दिए गए वो बताओ। तो बच्चों तर्क क्या क्या है ध्यान से पढ़ो। कवि ने यह सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए हैं कि यह कठिन समय अभी नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। क्या? कवि कहता है कि अभी भी जीवन में आशा और निरंतरता बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, चिड़िया अब भी तिनका दबाए हुए है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बढ़ रहा है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जा रही है, बूढ़ी नानी कथा यानी कहानी सुना रही है, कोई सूरज डूबने से पहले घर लौटने की बात कर रहा है। ये सभी हमें ये संकेत देते हैं कि जीवन निरंतर चलता रहता है, ठीक है, और कठिनाइयों के बावजूद भी हमेशा उम्मीद बनी रहती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब जो आपके बाकी के क्वेश्चन बच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया पाठ वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको अगली वीडियो में करेंगे। इतना ही नहीं, आपका जो
खंड नंबर घ है रचनात्मक लेखन का, जिसमें अनुच्छेद लेखन रहेगा आपका, ठीक है, और आपका ना जो पत्र लेखन है ये रहेगा। इन सभी को आपको मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में समझाऊंगा, जिसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ओके बच्चों, तो अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आया है, तो प्यारे बच्चों आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने हिंदी के मिड टर्म एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बना सकें। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यहाँ पर आई बटन के अंदर आपके 8वीं क्लास के ऑल सब्जेक्ट्स के जो सैंपल पेपर हैं उनकी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उन पे क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी बना सकते हैं। चलो बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।